विद्या। लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, कोलकाता से ये तस्वीर सामने आ रही है। टीएमसी के लोग सड़कों पर आने लगे हैं, होली मना रहे हैं, ढोल बाजे बजा रहे हैं, टीएमसी का झंडा हाथ में है। अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, मिठाइयां बट रही हैं, चॉकलेट बट रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें तब हैं जब देश इस आपदा के सबसे खतरनाक मोड़ पर है। लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लोग ऑक्सीजन के लिए मारे फिर रहे हैं, अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, हर रोज चीख पुकार मची है। लेकिन उसके बीच ये जश्न की तस्वीरें, तय ये हुआ था जीते कोई भी, लेकिन जश्न की तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में कोलकाता की तस्वीर देखिए, टीएमसी के लोग सड़क पर आ गए हैं जश्न मनाने के लिए। हमने चेन्नई की तस्वीर दिखाई, किस तरीके से वहां पर डीएमके के दफ्तर के बाहर डीएमके के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर पार्टी दफ्तर के नीचे जश्न मना रहे हैं। हमने यूपी पंचायत चुनाव की भी तस्वीर दिखाई कि हाथरस में किस तरीके से वहां पर लोग सड़कों पर आए, काउंटिंग सेंटर्स पर आए और लोगों की भीड़ जुट गई। दो तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से कोरोना काल में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, कोरोना का डर किसी को नहीं, जीत की सनक ही से कही जाएगी, क्योंकि अगर कोरोना का ध्यान होता, जीत का गुमान नहीं होता, तो शायद ये लोग सड़कों पर नहीं निकलते, शायद ये लोग अपने घर में रहकर जश्न मनाते, वर्चुअल तरीके से जश्न मनाते, अपने पार्टी के विचार को आगे लेकर जाते। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर कोरोना का डर किसी को नहीं है, किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि हर दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, हर दिन संक्रमित केसों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लगातार कोलकाता में भीषण स्थिति है कोरोना संक्रमण को लेकर भी, हर दूसरा आदमी जो टेस्ट करा रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। उसके बावजूद लोग बिना मास्क के हाथों में अबीर गुलाल लेकर सड़कों पर उतरे हैं। चेन्नई में भी ये तस्वीरें हैं डीएमके पार्टी दफ्तर के बाहर, जहां पर लोग ढोल बाजे बजा रहे हैं। आदित्य फडणवीस, तय ये हुआ था कोई जश्न नहीं मनाएगा चाहे जो जीते, लेकिन ये तस्वीरें शर्मनाक हैं। हाल ये है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट मेक प्रॉमिसेस यू कैन नॉट कीप। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जोर से डांटा इलेक्शन कमीशन को, उनसे कहा तुम लोग सब मर्डरर हो, तुम लोग कोई रोक नहीं लगा रहे हो। लेकिन वास्तविकता क्या है हमें ये भी देख लेना है। वास्तविकता क्या ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप एक एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उसकी इतनी क्षमता है कि वो लोगों को सड़क पर आने से रोक सके। क्या ऐसा है वास्तविकता? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मेरे ख्याल से सबको ये समझना चाहिए। ऐसी स्थितियों में मुझे नहीं लगता कि मतलब आज की तारीख में वही इलेक्शन कमीशन जो कि पूरी दुनिया में एक मानक माना जाता है चुनाव करवाने का, उसकी ये तस्वीरें खिल्ली उड़ा रही हैं। मतलब ये सारी तस्वीरें ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही मतलब अब क्या कहा जाए। नहीं, तस्वीरें चुनाव आयोग की खिल्ली उड़ा रही हैं, तस्वीरें इस देश की आम जनता की भी खिल्ली उड़ा रही हैं। उन आम जनता की जिनके परिजन आज अस्पतालों में तड़प रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, कहीं ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, लोग सिलेंडर के लिए मारे फिर रहे हैं, लोग सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए फिर रहे हैं। सड़कों पर देश के बड़े शहरों में, अधिकतर शहरों में अफरा तफरी मची है। ये उन लोगों की भी खिल्ली है जो लोग इस तरीके से पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पा रही हैं, वो लोग जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कोलकाता की तस्वीर और चेन्नई की तस्वीर। कोलकाता जहां पर टीएमसी देखिए ठीक 200 के आंकड़े पर है, 200 के आंकड़े पर है। रुझानों में बीजेपी 89 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन वहां पर देखिए टीएमसी के लोग आ गए हैं, मास्क गिर रहा है, बहुत लोगों ने मास्क लगा भी नहीं रखा है, होली खेल रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, चॉकलेट बांटे जा रहे हैं। इन्हें उन लोगों का एहसास नहीं जो कोलकाता में आज अस्पतालों में पड़े हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। अगर ये लोग बाहर जाते, उन लोगों की मदद करते, तो शायद ये जीत का जश्न मनाने का एक और तरीका हो सकता था, जब ये सड़क पर उतरकर लोगों की मदद करते। दूसरी तस्वीर आप देखिए, चेन्नई की तस्वीर है डीएमके पार्टी दफ्तर के बाहर, जहां पर एआईएडीएमके और बीजेपी सत्ता से बाहर, और अब डीएमके वहां पर सत्ता पर काबिज हो रही है। लेकिन जब ये नतीजे आ रहे हैं, जब रुझान सामने आ रहे हैं, तो पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे। चुनाव आयोग तो नहीं देख रहा है इन तस्वीरों को, अब तक इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहां पर इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, जिस बात का जिक्र इनके सिंह सर कर रहे थे, जिस बात का जिक्र संजीव जी कर रहे थे, इस बार फ्रंट से लीड करने में चूक हो गई, इस बार फ्रंट से लीड करने में चूक हो गई, जो तत्परता पिछली बार थी वो नहीं दिखी है।
देखिए, बिहार के चुनाव जब शुरू हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैलीज की शुरुआत की थी, और आपको ध्यान होगा उसमें वर्चुअल रैलीज का विरोध किसने किया? तो आरजेडी ने वर्चुअल रैलीज का विरोध किया। सीताराम येचुरी ने जो है, जो सीपीएम के नेता हैं, उन्होंने वर्चुअल रैलीज का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी तो वर्चुअल रैलीज बिहार से ही प्रारंभ कर रही थी, और भारतीय जनता, लेकिन लोगों ने जो है, अन्य राजनीतिक दलों ने वर्चुअल रैलीज का जिस तरह से विरोध किया, और जिसका दुष्परिणाम स्वाभाविक तौर पर दिखाई दे रहा है बंगाल में भी। नहीं तो बंगाल में भी कर लेते ना प्रेम शुक्ला जी, बंगाल में आपको वर्चुअल रैलियां करने से किसने रोका था? जी, अगर शायद करते तो उदाहरण पेश होता। प्रयास किया, हमने तो प्रयास किया, रोका ना लोगों ने। नहीं, हमने तो बिहार में शुरू किया, उसका विरोध हुआ। बता तो रहा हूं मैं आपको, बिहार में शुरू करने पर सीताराम येचुरी का बाकायदा आपको उस समय का उनका स्टेटमेंट, प्रेम शुक्ला जी, ट्वीट में आपको मुझे हंसी आ रही है आप जो बात बोल रहे हैं। सीताराम येचुरी ने, कुछ पार्टियों ने आपकी वर्चुअल रैलियों का विरोध किया, इसलिए आपने वर्चुअल रैलियां करनी छोड़ दी और पश्चिम बंगाल में तय कर लिया अब तो हम ग्राउंड में रैलियां करेंगे। नहीं, संवैधानिक जो संवैधानिक दायित्व है उसका निर्वाह करने में हमको बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, और उन सारी प्रक्रियाओं का पालन करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आप बैठकों में देखेंगे, जो इंटरनल जितनी बैठकें हुई हैं, सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पालन हुआ है, और हर जगह हर रैली में भी हमारी तरफ से लगातार प्रयास रहा कि भाई आप जो है भीड़ ना जमा करें, ज़्यादा जो है मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। लेकिन रैलियों में ये चीज़ें, सीमाएं टूट जाती है। लेकिन अब आप देख रहे हैं, जब रैली के बाद अब चुनाव का परिणाम आ रहा है, तो चुनाव परिणाम के बाद भी निर्वाचन आयोग और हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद जिस तरह से जो है, जिस तरह से उल्लास मनाया जा रहा है, जिस तरह से जल्लोष दिखाया जा रहा है, वो क्या है, किस बात का संकेत दे रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पीछे भी हट जाती तो भी ना तो स्टालिन मानने वाले थे, ना ममता बनर्जी मानने वाली थी, ना सीपीएम मानने वाला था, ना कांग्रेस मानने वाली थी। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में जहां उन्होंने अपनी केंद्रीय नेतृत्व उनका गया ही नहीं, मतलब ये है ना सर प्रेम शुक्ला जी, मतलब ये है ना, मतलब ये है कि दूसरी पार्टियां नहीं मानती, इसलिए आप लोग भी वापस उसी ट्रैक पर आ गए। देश में लोग मरते रहे, देश में लोग मारामारी मचती रहे, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा रहे, लेकिन रैलियां होंगी, ग्राउंड में रैलियां होंगी। हम तो हर तरह से प्रयास करते रहे। अभी भी आप देख लीजिए ना, अभी भी आप देख लीजिए, आज तो कम से कम रैलियों की आवश्यकता नहीं थी ना, आज तो जल्लोष की आवश्यकता नहीं थी ना, आज तो चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था ना। लेकिन आज भी आप देख रहे हैं किस तरह से तमिलनाडु में कांग्रेस की अलाई स्टालिन किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, और तृणमूल कांग्रेस जो कांग्रेस का ही एक अंग था किसी जमाने में, कांग्रेस से निकली हुई पार्टी, वो किस तरह से हरकत कर रही है। तो ये जो है, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तरफ से अनुशासन का प्रयास करती है, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों को भी इस अनुशासन का प्रयास करना चाहिए। जी ठीक है दीपक सर, जो बातें प्रेम शुक्ला ने कही, बिहार में वर्चुअल रैलियों का विरोध था, इसीलिए पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैलियां नहीं हुई। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि बिहार में चूंकि वर्चुअल रैलीज का विरोध हो गया इसलिए बीजेपी ने वर्चुअल रैलीज नहीं की। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, एक पुरानी कहावत है कि दूसरों को उपदेश देते रहो, खुद भी वही करो जो काम गलत है। तो मेरा ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अगर एक ट्रेंड सेट करती, अगर वो इलेक्शन कमीशन को कहती कि नहीं भाई वर्चुअल रैलीज ही होनी चाहिए, वो अगर सरकार होने के तौर पर देश में काम सहमति का माहौल बनाने की कोशिश करती, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ चली जाती। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि इलेक्टोरल गेन्स करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मानता है कि वो इलेक्शन जीतने की अपने आप में मशीन है, और एक इलेक्शन के बाद वो दूसरे इलेक्शन के लिए लग जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, अगर भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती, अगर भारतीय जनता पार्टी आम सहमति बनाने की कोशिश करती, अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती कि नहीं वर्चुअल रैली से ही काम होना है और इलेक्शन कमीशन को उस ढंग का सुझाव देती, एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी के सामने पेश करता, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी अड़चन होनी थी। क्योंकि भाई भले से पॉलिटिकल पार्टी ना कर पाए, लेकिन आज देश का बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहा है, हम अपनी ग्रोसरी से लेके बाकी की चीजें ऑनलाइन खरीद रहे हैं, हम घर से बाहर जाने में निकलते हुए डरते हैं, कई सारे इलाकों में देश में कर्फ्यू लगा हुआ है, कई सारे इलाकों में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन लोग अभी भी अपनी जिंदगी जीने में मजबूर है।
कुछ लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ लोग बेड खोज रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन खोज रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये कह देना और सिर्फ इस बात से जिम्मेदारी झाड़ लेना कि नहीं भाई हम तो ये चाहते थे लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, सत्ताधारी पार्टी को ये कहने से पहले सभी प्रोज और कॉन्स को सोच लेना चाहिए। और मुझे लगता है आप देखिएगा जब लास्ट के 4 चरण के परिणाम सामने आएंगे और जब उनका विश्लेषण होगा तो ये निकलकर चीजें सामने आएंगी कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के अंदर कोविड का एक फैक्टर बड़ा रहा जिसने भारतीय जनता पार्टी को आखिरी में इस चुनाव को गंवाने पर एक तरह से मजबूर कर दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर मजबूर कर दिया संजीव श्रीवास्तव जी। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने हैं, रुझान जो सामने है, 202 सीटों पर टीएमसी आगे है, बीजेपी 87 सीटों पर आगे चल रही है। अगर मैं 3 बड़ी बातें, 3 इसके मायने अगर मैं आपसे जानना चाहूं। देखिए, सबसे पहले 1-2 वाक्य ये जो अब लोग जश्न मनाने आ रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। और लेकिन ये दर्द, इनके जश्न मनाने के निकलने का दर्द सब ज्यादा एक विश्वसनीय लगता मेरे भाई। अगर इसी तरह का दर्द और इसी तरह की आलोचना तब होती जब बड़े नेता बड़ी बड़ी चुनावी रैलीज कर रहे हैं। तो आज अगर जीत के बाद एक और रैली होगी, बिल्कुल गलत और भर्सनीय नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज थोड़ा थोड़ा ये खिसियानी बिल्ली की भी तर्ज पे कई लोगों को लग सकती है ये बात बट बंगाल से बड़ा संदेश क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय और करिश्माई नेता हैं, लेकिन उनकी सीमाएं भी, उनकी भी बाउंड्री सेट है। वो लोकसभा चुनावों में उस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। 2019 के बाद के आप चुनावों की सूची बना के देखिए, हर जगह बीजेपी की हालत पहले के मुकाबले कम हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र, चाहे वो हरियाणा, चाहे वो झारखंड, चाहे वो अब बंगाल। तो उनकी एक लिमिट है, तो उनको हर चीज में जो अपने आप को एक पूरी तरह से झोंक देते हैं और उनके जो मेन रणनीतिकार हैं और बड़े नेता हैं और अच्छी रणनीति बनाने वाले गृह मंत्री, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी क्या लिमिट्स हैं और हम किस तरह से आगे बढ़ें आगे। ममता बनर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्षेत्रीय सत्र भी बीजेपी की जगरनॉट या अश्वमेध घोड़े को रोकने में सक्षम है। चाहे वो पिनारी विजयन है, चाहे स्टालिन है, चाहे वहां पे दोनों राज्यों में बीजेपी इतना बड़ा फैक्टर नहीं थी, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। और तीसरा बड़ा लेसन ममता बनर्जी के लिए भी है कि जो पार्टी पिछली बार 3-4 सीट्स पे थी 2016 में, वो आज ममता का ही घर तोड़ के मुकुल रॉय से लेके अर्जुन सिंह से लेके अब ये सब नेता जो शुभेंदु वगैरह, तो अगर वो अपना हाउस ऑर्डर में नहीं रखती हैं और डेफिनेट एंटी इनकम्बेंसी भी ममता के खिलाफ इसी लगती है। ठीक है संजीव जी, आते हैं इस पर आगे विश्लेषण और चर्चा जारी रहेगी। लेकिन एक बार फिर से मुझे लगता है कि जो कोलकाता से तस्वीरें आ रही हैं उनको दिखाना जरूरी है कि किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे, किस तरीके से एक बार तमाम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। तय ये हुआ था जीते कोई भी जश्न कोई नहीं मनाएगा, इस तरीके का कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन लोग सड़कों पर हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर वहां पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। कालीघाट की ये तैयारियां बताती हैं कि आखिर खेला हो बे, यानी ममता बनर्जी राज्य की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ उनके घर पर, उसके आसपास ये तैयारियां आपको बता रही हैं कि किस तरह से इस विजय का जश्न मनाने की तैयारियां भी शुरू हैं। एक प्रेस पूरा कॉन्फ्रेंस भी तैयार किया गया है, ये पूरा एक हिस्सा, एक बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है जिस पर बाद में ममता बनर्जी शायद अंदर से वो यहाँ प्रेस को भी संबोधित करेंगी। काफ़ी लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। बाहर इसके गली के अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ इस समय तमाम इंतजाम भी कर दिए गए हैं, चाय पानी तमाम लोगों के लिए। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि यहाँ इस तरह का कोई भी जश्न नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद चूँकि मीडिया यहाँ पहुँच रहा है, गली के बाहर काफ़ी समारोह का भी एक माहौल सा दिखने लगा है। टीएमसी के लोग अब सड़कों पर भी आने लगे हैं। ये ममता बनर्जी का वो गढ़ है जिसको तोड़ पाने में लगता है कि बीजेपी नाकाम रही। हालांकि बीजेपी ने जिस तरह से मुहिम शुरू की थी, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी खुद अपने आप को इस मैदान में झोंक चुके थे, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, जेपी नड्डा की यहाँ की समझ, वो तमाम चीज़ें लगता है कि ममता बनर्जी अकेले अपने दम पर उस पूरे
को मात देने में कामयाब होती दिख रही हैं और इस वक्त बहुत बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ रही हैं। ये जीत लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह की रणनीति अचानक से बीजेपी जो सामने आई थी, उसका तोड़ ममता बनर्जी ढूंढने में कामयाब हुई। कोई बड़ी रैली नहीं, छोटी छोटी रैलियों के सहारे उन्होंने बड़े जो तमाम उनका जन समुदाय है, जो उनके मतदाता हैं, उनको सीधा उनसे संवाद किया। और जिस तरह की रणनीति रही, लगता है कि इस समय के रिकॉर्ड से कि वो उसमें जीतने में कामयाब रही। उस रणनीति के सहारे वो पहुंची हैं अपने मतदाताओं तक और मतदाताओं ने उन पर यकीन किया। शाम तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर किस किस हिस्से में क्या हुआ, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो ये लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी यहाँ पूरी ताकत झोंकने के बावजूद गच्चा खाई है, उससे लगता है कि ममता बनर्जी की उस पकड़ को भांपने में उसने यकीनन गलती कर दी थी, जिसको यहाँ उसको लग रहा था कि 2019 की उस अप्रत्याशित जीत के बाद यहाँ उसके लिए ज़मीन तैयार हो गई। लेकिन ममता बनर्जी ने 2019 के बाद जिस तरह की एक रणनीति बनाई थी, जो अमूमन आपको एक दूसरे से सिरे छूटते हुए दिख रहे थे, लेकिन लगता था जैसे ममता बनर्जी ज़्यादा समझती हैं यहाँ और बंगला निज़र में के चाहिए, ये नारा शायद काम करता हुआ दिखा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम यहाँ काम करती रही, लेकिन लगता है कि उस पर ये बंगाल भारी पड़ गया और ये जादू ममता बनर्जी का उसको तोड़ने में या उस तिलिस्म से बाहर निकलने में वो नाकामयाब हुए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज़ नेशन, कालीबाड़ी, कोलकाता। धीरेन्द्र पुंडीर की आपने ये रिपोर्ट देखी, एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए किस तरीके से तय ये हुआ था कि कोई जश्न नहीं मनाएगा, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़कों पर उतरे हैं, होली खेली गई है, जश्न मनाया गया है बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कोरोना के इस संक्रमण काल में। ममता बनर्जी के घर के बाहर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, रंग गुलाल खेलकर जश्न मना रहे हैं। एक और रिपोर्ट देखिए। साथ शुरू हो गया जश्न। यहाँ दिख रहा है किस तरह से ममता बनर्जी के समर्थकों का ये उत्साह अब एक दूसरे के साथ हरे रंग के गुलाल के साथ ये शुरू हो गया। लोग रंग कर पहुँच चुके हैं टीएमसी के झंडों के साथ। ये उत्साह, हालांकि चुनाव आयोग ने जिस तरह कहा था कि जुलूस नहीं निकले, लेकिन उत्साह को आप रोक नहीं सकते। यहाँ वो लोग, तमाम लोग, हालांकि मास्क वास्क आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जीत की अपनी एक खुशी होती है इस कोरोना के उसके बीच में भी। आपको ये जीत है, चूँकि एक बड़ी जीत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे चुनाव को खुद से लीड किया था, आगे बढ़कर सीधा मोर्चा खोला था, उस वक्त उनके समर्थक, उनकी तमाम रणनीतियाँ यहाँ ममता बनर्जी के जादू के सामने फेल रही। काली घाट का ये उनका घर है, इस तरफ उनको आपको दिखाई देगा। इस सड़क पर इस समय तमाम जगह जुलूस निकलने के शुरू, लोग पहुंचने लगे हैं। एक नाच गाना और रंगों से खेलना शुरू हो चुका है। ये उनके घर के सामने दूर तक आपको ये नृत्य करते हुए लोग दिख रहे हैं, सामने जाता हुआ मीडिया और ये तमाम चीज़ें यहाँ इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई को जीता है। उस वक्त जब उनके पैर में चोट लगी थी तो शायद लग रहा था कि उनका जो मूवमेंट कम हुआ है और उसका उनको नुकसान होगा, लेकिन जिस तरह से अब इसके रिजल्ट निकले हैं वो ये बता रहा है कि उन्होंने इसमें जीत हासिल की है और उस सहानुभूति लहर को उनके प्रति उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने पास किया है। हो सकता है अब इसके अलग अलग कई मायने निकले, लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी इस राज्य की सबसे बड़ी नेता के तौर पर उभरी हैं और उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के उस तिलिस्म को तोड़ दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, कालीबाड़ी, कोलकाता। तो आपने धीरेन्द्र की ये रिपोर्ट देखी। दीपक सर, पूरी तैयारी है, होली खेली जा रही है, बड़ी संख्या में कुर्सियां लग गई हैं, पंडाल सज गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए मेरे ख्याल से ममता बनर्जी के व्यक्तिगत अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन्होंने भले से 2006 और 2011 के चुनाव जीते हों, लेकिन 2021 का ये जो चुनाव 2011 और 2016 का चुनाव जीता हो, लेकिन 2021 का जो ये चुनाव होगा इतनी अप्रत्याशित जीत मिलेगी, ये कल्पना शायद ममता बनर्जी ने भी नहीं की होगी। हालांकि उनके सिपाहीसलार प्रशांत किशोर जरूर बोल रहे थे। और मैं यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, जो बात मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास योजनाओं के अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण को, सिंडिकेट को, तोलाबाजी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया।
बीजेपी के नेता तो दबे छुपे शब्दों में यहां तक कहते थे कि नहीं भाई, हमको माइनॉरिटीज के वोट की जरूरत नहीं है। वो बार बार ये कहते थे कि भाई दुर्गा पूजा के अंदर क्या हुआ, देखिए ममता बनर्जी अब जो है हिंदुओं को रिझाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं। लेकिन एक बात साफ थी कि बीजेपी का बड़ा टेस्टेड फॉर्मूला था, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। इस फॉर्मूले ने पश्चिम बंगाल में नहीं काम किया है बीजेपी के लिए, और यही वो पश्चिम बंगाल है जिसने बंगाल विभाजन का दंश झेला है। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला यहां पर क्यों असफल हुआ, बीजेपी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इसका तुरंत कारण कोई मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन भारतीय राजनीति को समझने वालों का इसका बहुत गहरा विश्लेषण करना पड़ेगा कि आखिरकार मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का यह फॉर्मूला ममता बनर्जी के फेवर में, बीजेपी के फेवर में यहां पर क्यों काम नहीं कर पाया और ममता बनर्जी के अगेंस्ट में क्यों काम कर गया, ये एक बहुत समझने वाली बात होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा इलेक्शन प्लान यही था कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती है और उसी के आसपास उन्होंने अपनी पूरी की पूरी इलेक्शन स्ट्रैटेजी को बुना था। और बीजेपी को लग रहा था कि ये उनका सबसे बड़ा हथियार है और यही हथियार उनको कई सारे चुनाव जिताता रहा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अब यहाँ पर रीथिंकिंग करने की जरूरत है कि आने वाले समय में उसको इस रणनीति के साथ किन चुनाव में उतरना चाहिए और किन चुनाव में नहीं। लेकिन शायद दीपक सर, ममता बनर्जी इस समीकरण को या जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं उसे समय रहते शायद समझ गई थी, इसलिए उन्हें जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी की उसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या पिछली बार की तुलना में घट गई, महिला कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ गई, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि 3.25 करोड़ से ज्यादा सिर्फ महिला वोटर्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और महिलाओं में उनकी एक अच्छी पॉपुलैरिटी थी। 2019 के बाद उन्होंने कन्याश्री योजना शुरू की, उन्होंने धनश्री योजना शुरू की, ऐसी कई सारी योजनाएं शुरू की और ये एश्योर किया कि इन योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिलता हुआ दिखाई दे, इसीलिए वह द्वारे सरकार लेके गई। देखिए, जो जीता वही सिकंदर लोग कहते हैं, लेकिन जो जीता वही चंद्रगुप्त या चाणक्य मैं कहता हूं। तो मुझे लगता है कि ममता जीती हुई है, उन पर जो भी विश्लेषण किया जाए उसके लिए और वक्त लगेगा। अब हम ये भले लंबी लंबी बातें करके कह सकते हैं कि ममता ने इस समीकरण को ऐसे हैंडल कर लिया, इस समीकरण को ऐसे रोक दिया, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण, सिंडिकेट और तोलाबाजी का उनके आसपास जो जाल बिछाया था, उससे ममता बनर्जी इतनी आसानी से निकल जाएंगी और 202 के बड़े फिगर तक पहुंच जाएंगी। ये उम्मीद शायद ममता बनर्जी और उनके सिपा सालारों को भी नहीं रही होगी। ठीक है, तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक अपडेट उनसे भी ले लें, फिर आगे हम अपने मेहमानों का भी रुख करते हैं। तापस, 202 शायद इस तरीके से जीत मिलेगी, 200 के पार जाकर, इतने बीजेपी के जोर लगाने के बाद ममता बनर्जी ने भी नहीं सोचा होगा। निस्संदेह से, क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए, मैं कई दिनों से तृणमूल के सीनियर लीडर से बातचीत कर रहा था, लेकिन उनका ये आंकड़ा था कि कहीं 170 से 200 के बीच का उनका एक आकलन था। अगर आप 2016 की चुनाव को देखें कि 2016 चुनाव से पहले नारदा स्टिंग ऑपरेशन को जिस तरह सामने लाया गया था, सबको लगा था कि एक बहुत बड़ा झटका, आधा कैबिनेट ही उसमें एक्यूज था, लेकिन वहाँ भी 2011 से ज़्यादा सीटों से ममता बनर्जी जीती। और इस बार भी अलग अलग तरीके से जिस तरह से ममता बनर्जी को घेरा गया था, खासकर अभिषेक बनर्जी को लेकर, इस बार भी 202 अभी तक देखने को मिला। हालांकि ये ट्रेंड है, अभी तक रिजल्ट्स आने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ट्रेंड जो सामने आ गया इससे काफ़ी साफ हो गया कि चित्र क्या हो सकता है। एक तरफ 80 के आसपास बीजेपी और 202 तृणमूल कांग्रेस। सो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में चूक हुई थी। और मैं चलिए तापस, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जो शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच जो फासला था वोटों का, वो फासला घट गया है। शुभेंदु अधिकारी अभी भी आगे हैं, लेकिन अब सिर्फ 3000, पहले 6000 8000 वोटों से आगे चल रहे थे, अब ये फासला घटा है। जैसे अगले दौर की गिनती शुरू हुई है, तो ये बड़ी खबर है, अब 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, एक आप लोगों के पास खुश होने की वजह यह हो सकती थी कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से अगर हार जाती हैं तो शायद बीजेपी के हिस्से एक खुशी आती, लेकिन लगता है कि जैसे अगले दौर की गिनती शुरू हो रही है, ये खुशी कहीं छिन न जाए आप लोगों के हिस्से से। देखिए, हमारे लिए खुशी का बहुत सारे कारण हैं। हमने साउथ इंडिया में जो पुदुचेरी जैसा स्टेट जीत लिया है, असम में हमने अपनी सरकार रिपीट कर ली है, और बंगाल में जो है हमारा आज अभी जो आप दिखा रहे हैं रिजल्ट, अगर ये जो ट्रेंड है, अगर ये रिजल्ट में भी परिवर्तित हो जाए, तो भी भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में 2800%, लगभग 28 गुना वृद्धि हमारी हुई। 3 सीट से अगर हम 85 सीट पे जाते हैं,
तो 28 गुना वृद्धि होती है। तो 28 गुना वृद्धि जो है निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी के लिए ये हर्ष का विषय होना चाहिए। और नंदीग्राम में भी जिस तरह से आगे पीछे चल रहा है, अन्य सीटों पर भी आगे पीछे होगा। जिस तरह से नंदीग्राम में भी बहुत सारी सीटें, ये आप जो दिखा रहे हैं 204 सीटें टीएमसी, इसमें से ऐसे 50 से अधिक सीटें हैं जिसमें 1000 वोटों का ही फासला है अभी तक। तो ऐसे में जो है इन सीटों पर भी अभी परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, दावा ये था कि अब की बार 200 के पार, 100 पार भी नहीं हो रहा। हाँ, तुम्हारा प्रयास था 3 सीट वाली पार्टी अगर 200 के पार का प्रयास करती है और 100 सीट के आसपास पहुंचती है तो ये अपने आप में उपलब्धि है। ठीक, तापस, नारा था 200 पार बीजेपी का, 100 पार भी होता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ज्यादा परिवर्तन तो होगा नहीं, मुझे लगता है। जी नहीं, अगर आप मेरी राय वो जानना चाहते तो मैं आपको कहता हूं कि चाहे तृणमूल कांग्रेस जीते या बीजेपी जीत जाता, कहीं ना कहीं आम लोग वही जिस तरह से वोट डालकर ममता बनर्जी को वापस दोबारा सत्ते पर बैठाने की ऑलमोस्ट तैयारी कर चुकी हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि बीजेपी जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहा है, अगर वो नहीं भी जीतता एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की तरह रहेगा, क्योंकि ये कट मनी, ये करप्शन की बातें बार बार कही जा रही थी। और अगर आपके पास तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर लेता है और कोई फॉर्मिडेबल ओपोनेंट अगर आपके सामने नहीं होता है, तब इन चीज़ों पर लगाम लगाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो एक जनता कहीं ना कहीं फैसला तो कर चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। तो कम से कम एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट रहता जो सत्ताधारी पार्टी के ऊपर दबाव बना के रखता और ये करप्शन जैसे एलिगेशंस जो है इससे दूर रहती सत्ताधारी पार्टी, लेकिन वो ऐसा होता हुआ इस समय तो कम से कम नहीं दिख रहा है। एनके सिंह सर, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, केंद्र से सांसदों को भेजा गया, वो वहां पर उतरे, अब बाबुल सुप्रियो उतरे, जो खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। आमतौर पर ऐसा होता कम है। इतना जोर लगाने के बाद क्या ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था, ये दिखाने के लिए कि बीजेपी जीत रही है, माहौल बन जाए, हवा बन जाए? नहीं, इसके लिए नहीं था, जीतने के लिए था। और बीजेपी जब लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है और जीतती भी है। यहाँ पे एक दीपक जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उसी की एनालिसिस देखिए, माइक्रो एनालिसिस आप करते रहिए कि उन्होंने फला सीट पर इसको डाल दिया, ये वाला स्टेटमेंट दिया, पैर तोड़ लिया, ये सब नहीं है। हिंदू कंसोलिडेशन की एक सीमा है, ये बीजेपी को समझनी पड़ेगी। जब भी आप एग्रेसिव हिंदू कंसोलिडेशन वाले बोर्ड पे जाएंगे तो चूंकि हिंदू तासीरन लिबरल होता है, इसका रिलीजन ही लिबरल है, लिहाजा वो चिढ़ने लगता है। लिहाजा बीजेपी को हार्डकोर हिंदुत्व से बच के लिबरल हिंदुत्व के फॉर्मेट पे आना पड़ेगा। आप सोचिए 80% हिंदू है इस देश में, लेकिन बीजेपी को अपनी चरम में इतिहास का पहला जो वोट मिला है सबसे ज्यादा, वो 36% मिले हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी ने नहीं दिया है। तो ये इस समय एनालिसिस ये है कि हिंदू कंसोलिडेशन हार्डकोर हिंदुत्व के फॉर्मेट पे जाके करेंगे तो वो नहीं होगा। लिहाजा आप हमेशा लिबरल हिंदुत्व रखे, एक सॉफ्ट हिंदुत्व रखे जो एलके आडवाणी प्रोवाइड किया करते थे। अगर वो आप कर देंगे तो ये कंप्लीट हो सकता है। अगर आप जैसे ही एग्रेसिव होंगे तो जो लिबरल हिंदू है और उसकी संख्या बहुत बड़ी है, वो आपसे इरिटेट हो जाएगा और वो तृणमूल की तरफ चला जाएगा, वो मुलायम सिंह की तरफ चला जाएगा, वो जाति में बढ़ जाएगा। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो बीजेपी को अपनी सीमा समझनी पड़ेगी कि एग्रेसिव हिंदुत्व को बिल्कुल इमीडिएटली छोड़ दे। और वेस्ट बंगाल में लिटरेसी लेवल नेशनल लेवल से करीब 4% ज्यादा है, वहां पे हमेशा कल्चर रहा है, लिटरेसी रही है, लिहाजा वो लोग इसको ज्यादा समझते हैं और लिबरल होते हैं। ठीक है दीपक सर, जाहिर सी बात है टीएमसी जिस तरीके से जीत रही है, फासला नंदीग्राम में भी कम हो रहा है। अगर वहां से भी ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो मोदी विरोधी खेमे की सबसे बड़ा वो चेहरा तो बन जाएंगी। लेकिन बीजेपी का ये बड़ा सपना था और बड़ा पुराना ये सपना है कि बंगाल में सत्ता पर काबिज हो जाए। ये सपना तो अब टूटने वाला है। जी हाँ जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का न केवल ये बड़ा पुराना सपना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ये सपना देखना शुरू कर दिया था। और जहां तक मैं बात करूं, जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और उनका नाम बराबर इस चुनाव में लिया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेता
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से या रैली में या व्यक्तिगत बातचीत में इस बात को कहते थे कि बंगाल जीतना हमारे लिए एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल बूस्ट होगा, क्योंकि हम फाइनली वहां पर सत्ता पर काबिज होने में सफल होंगे जहां से हमारे संगठन की यानी भारतीय जो जनसंघ है उसकी शुरुआत हुई थी और जिसके सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुआ करते थे। अब यहां पर उनकी हार कई तरह से उनको सोचने पर मजबूर करेगी। सबसे पहले तो यह सोचना पड़ेगा उनको कि उन्होंने जो हिंदू कंसोलिडेशन की राजनीति की उसमें उन्होंने गलती कहां कर दी। अगर कास्ट पर वोट बढ़ गया तो किस आधार पर बटा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि बंगाल में CAA को लेकर असम में उन्होंने एक अलग स्टैंड लिया था, बंगाल में उन्होंने एक अलग स्टैंड लिया था और ऐसे में अब CAA का क्या होगा, क्योंकि ममता बनर्जी CAA को किसी भी हालत में पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। वहीं पर असम में उन्होंने ढके छुपे शब्दों में कहा था लेकिन कि हम CAA लाएंगे, लेकिन बंगाल में बड़े खुले तौर पर कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर CAA पास होगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो पॉलिटिकल बैटल्स हैं वो ड्रॉ हो चुकी हैं। हालांकि मुझे इस बात में संदेह है, मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी एंटी मोदी खेमे का इस जीत के बाद सबसे बड़ा चेहरा हो जाएंगी, लेकिन ममता बनर्जी को नेशनल लेवल पर एक्सेप्ट कौन करेगा एंटी मोदी खेमे के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर, क्योंकि कांग्रेस तो कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। कांग्रेस से टूटकर ही निकली है तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, इसलिए ममता बनर्जी एक पावर तो बनेंगी, एक रीजनल छत्र तो बनेंगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आने की संभावना आकर उनका नरेंद्र मोदी से टकराना हो जाए 2024 में, मुझे इस बात की संभावनाएं फिलहाल बेहद कम नजर आ रही हैं। वैसे राजनीति में 24 घंटे में आगे क्या होता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सही सी बात है भारतीय जनता पार्टी जिसने बड़े अच्छे आइडियोलॉजिकल प्लान लेके चली थी, 370 लेकर चली, वो लेकर चली, धारा 370 लेकर चली, 35A लेकर चली, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चली, कॉमन सिविल कोड के मुद्दे की उसने बार बार बात की, उसने जहां तक अगर हम कहें तो उन्होंने 3 तलाक की बात की। ऐसे कई सारे मुद्दे थे जो वो अपने एजेंडे के साथ आगे लेकर बढ़ी, जिसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया, लेकिन उसके परिणाम के तौर पर हम विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो मुझे नहीं लगता उनको आशातीत सफलता मिली है। अगर बिहार को छोड़ दिया जाए तो झारखंड में वो सरकार बनाने में सफल रहे, हरियाणा में उनकी टूटी फूटी सरकार बनी, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो वहां पर वो सरकार बनाते बनाते रह गए, दिल्ली के अंदर वो बुरी तरह हार गए, सिर्फ उनको बिहार के अंदर एक कंसोलेशन प्राइज मिला है और अब आसाम के अंदर और उसके बाद पश्चिम बंगाल में हारना। तो मेरे ख्याल से बंगाल का हारना और असम का जीतना, बंगाल के हारने पर असम का जीतना पूरी तरह से ढक जाएगा। इसीलिए कल के अखबार की हेडलाइन होगी भारतीय जनता पार्टी लूजेस वेस्ट बंगाल, ये बड़े बड़े अक्षरों में होगा, असम का जीतना नीचे आ जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति को फिर से समझना पड़ेगा, फिर से परखना पड़ेगा और उसे ये भी देखना पड़ेगा कि गवर्नेंस जो उसको मूल तौर पर करना है, जो कोविड-19 में ये कहा गया कि उसका गवर्नेंस का मॉडल फेल हो गया है, उसको वो आने वाले समय में कैसे इंटेक्ट कर पाती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप को समझने का, अपने आप को फिर से रिवाइव करने का एक दूसरा मौका होगा। बिल्कुल कोई दूसरा मौका होगा।